स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, डाई ऑक्सीजन। अभी तक हमने 16 ग्रुप एलिमेंट्स की बात की थी और 16 ग्रुप एलिमेंट्स में इस चीज को देखा था कि कैसे वहां पर चीजें वर्क करती हैं। चलिए, बाकी उनकी 16 ग्रुप एलिमेंट्स के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इसके अलावा 16 ग्रुप एलिमेंट्स में कौन कौन मेंबर्स हैं, उनकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके अलावा 16 ग्रुप एलिमेंट्स में आपका जो उसकी रिएक्टिविटीज होती हैं हाइड्रोजन के साथ, उसकी रिएक्टिविटीज होती हैं मेटल के साथ, उसकी रिएक्टिविटीज होती हैं नॉन मेटल के साथ, हैलाइड्स के साथ, इन सब का डिस्कशन हम लोगों ने किया था। अब हम बात करने जा रहे हैं उस 16 ग्रुप के पहले मेंबर ऑक्सीजन के, और जिसके नाम से इस पूरी फैमिली को हम जानते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन फैमिली, और इसको हम ऑक्सीजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। बेटा, ये ऑक्सीजन फैमिली आपकी का पहला मेंबर है हमारा डाई, यानी ऑक्सीजन गैस। वो ऑक्सीजन गैस जो हमारी जिंदगी के, जिसके बिना हमारी जिंदगी नहीं है। जिस दिन हमने ऑक्सीजन लेना छोड़ दी उस दिन हमारी जिंदगी चली गई। तो इस तरीके से ऑक्सीजन गैस जो कि हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, बिना उसके किसी भी ग्रह पर, किसी भी प्लेनेट पे कोई जीवन नहीं होता है। अगर मैं उसकी बात करूं तो उसको मैंने नाम दिया है डाई ऑक्सीजन का। एक्चुअली दिस इज बेसिकली डाई ऑक्सीजन O2, डाई ऑक्सीजन यानी कि O2, इसकी बात हम कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। अब ध्यान से समझिएगा इसको, किस किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम। तो इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम अगर मैं बात करूं तो एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में वाटर के हाइड्रोलिसिस पर हम लोग सभी लोग जानते हैं, जैसे H2O है। अब H2O का सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाह रहा हूँ। लेट्स टेक दिस इज योर 4H प्लस, ये आपके 4H आएंगे और यहाँ से साथ में 4OH माइनस आएंगे, राइट। अब क्या होगा जब कैथोड पे होगा, तो कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा, इस चीज को हम समझते हैं। कैथोड पे ये जो 4H प्लस है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर 2H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। एनोड पे क्या होगा, एनाइन जाएगा और एनाइन कितने हैं आपके 4OH माइनस है, ये आपके 2H2O और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे। यही 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल जाएंगे और इसको हाइड्रोजन पे ले जाएंगे। तो वाटर की हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो ना, तो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम जरूर लेना पड़ता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम इसकी डिसोसिएशन में, बेसिक मीडियम इसकी डिसोसिएशन में, इसकी इस डिसोसिएशन होगा, आयंस बनेंगे। अदरवाइज तो प्योर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा ना प्योर वाटर के थ्रू। तो इस तरीके से आपका ये 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। पहला तरीका जो कि इलेक्ट्रोलिसिस का तरीका है। दूसरा तरीका है बेटा कि आप KClO3 को हीटअप कर दो। KClO3 को आप हीटअप कर देते हो तो उससे आप आराम से चीजों से, देखो KClO3 है, KClO3 को आप हीटअप कर दो और हीटअप करने के बाद आपको ये ऑक्सीजन गैस मिल गई। बाय हीटिंग ऑक्सीजन गैस कंटेनिंग सच एज क्लोरेट, नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट्स। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं जैसे ये क्लोरेट है, अगर नाइट्रेट हो या फिर परमैंगनेट्स हो तब भी आपको हीटिंग पर ऑक्सीजन गैस मिल सकती है। इसको मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट करना चाहूंगा। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं KClO3 की, वी आर टॉकिंग अबाउट KClO3, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं KClO3 की। अब जरा समझिएगा, इन्होंने कहा है कि सच एज क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट्स। अभी आपके क्लोरेट्स हैं आपके, तो 2KClO3 है आपका, और ये KClO3 यहाँ पर हीटअप हो जाता है, 2KCl प्लस 3O2 में जाता है। बताइए किस तरह का रिडॉक्स हो रहा है ये। यहाँ पर देखिए, ये इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है और इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ध्यान से देखिएगा आप, तो ऑक्सीजन आपका ये -2 पर है और ऑक्सीजन -2 से 0 पे चला जाता है। ये आपका बेटा +5 पर है और ये +5 से -1 पर जाता है, +5 से -1 पर जाता है, ये -2 से 0 पर जाता है। तो जब ये +5 से
-1 पे गया और ये -2 से 0 पे गया, तो इन दैट सिचुएशन हम इस बात को कह सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। लेट्स सी दिस थिंग। आपका ये आया 2KClO3, 2KClO3 में आपका KCl आया प्लस 3O2 आया। अब देखिए, आप सब जानते ही हो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर पोटेशियम का +1 होता है और क्लोरीन का यहाँ पर +5 आएगा। यहाँ पर क्लोरीन -1 पर है, यहाँ पर ऑक्सीजन -0 पर है। +5 से 0 -1 गया तो इसका रिडक्शन हुआ, अगर तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं -2 से 0 गए तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। इन दिस सिचुएशन हम इस बात को कह सकते हैं, इन दिस सिचुएशन हम इस बात को कह सकते हैं, राइट, कि भाई ये एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक ही रिडक्शन हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स। दिस इज कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स। अब एक बात और थी, क्लोरेट्स के अलावा जैसे उन्होंने कहा कि नाइट्रेट्स कंटेनिंग सच सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट्स। नाइट्रेट्स का मतलब ये हुआ कि अगर आप KNO3 को भी हीटअप करोगे तो हीटअप करने पर आप KNO3 को भी ऑक्सीजन KNO2 मिलेगा और साथ में KNO2 मिलेगा और साथ में आपको ऑक्सीजन गैस लिबरेट करने को मिलेगी। ये आप यहाँ से ले लेंगे, ये ऐसे चला जाएगा और इस तरीके से KNO2 और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से हम परमैंगनेट्स यानी कि KMnO4 को हम हीटअप करेंगे, KMnO4 को हीटअप करने पर भी आपको ये चीजें मिल सकती हैं और इट विल बिकम K2MnO4। ये आपका K2MnO4 बन जाएगा और साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि किस तरीके से KMnO4 को हीटअप करने पे मिल सकता है, KNO3 को हीटअप करने पे मिल सकता है। और ये तो बहुत ही कॉमन रिएक्शन है कि KClO3 को हीटअप करने पर आपको KCl और ऑक्सीजन गैस मिलती है, KCl और ऑक्सीजन गैस मिलती है इसको हीटअप करने पर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम मोर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स। कुछ और ऑक्साइड्स के थर्मल डिकम्पोजिशन देखते हैं। अभी हमने थर्मल डिकम्पोजिशन देखा नाइट्रेट्स का, परमैंगनेट्स का। By the thermal decomposition of oxides of metal, देखिए आगे मैं थोड़ा सा रेड कलर यूज कर रहा हूँ। By the thermal decomposition of oxides of metal of low in melting point, low in electrochemical series and high oxidation states of some metals, आप समझिएगा लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किन मेटल्स को कहा जाता है? जो हाइड्रोजन के बाद होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के बाद सिल्वर होता है, फिर आपका मरकरी होता है, फिर आपका गोल्ड होता है, फिर आपका प्लेटिनम होता है। तो इनके ऑक्साइड्स को, अगर इनके ऑक्साइड्स को भी हीटअप करते हैं, जैसे सिल्वर के ऑक्साइड को हीटअप किया या हमने मरकरी के ऑक्साइड को हीटअप किया, देन वी आर गेटिंग ऑक्सीजन गैस, देन वी आर गेटिंग ऑक्सीजन गैस। इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सम मेटल, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम मेटल का मतलब मेटल अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहता हो, यानी कि जिसमें हायर मतलब क्या होता है? हायर मतलब होता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ ऊपर रहती हो। भाई नॉर्मली आपका आयरन की बात करें हम तो आयरन आपका 3+ तक रहता है। आमतौर पर जो मेटल्स हैं वो +1 +2 या मैक्सिमम +3 पर रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो +4 आती हैं। जैसे हायर मैक्सिमम, ये देखिए ये PbO3 है आपका, ये यहाँ पर +4 पर है, ये PO2 है, ये आपका +4 पर, ये Pb आपका +2 पर भी रहता है। PbCl2 में +2 है ना। नीचे जाने पर आप सब जानते हो कि वहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेबल होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर लगातार इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता चला जाता है और जिसकी वजह से कम ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर जब ये Pb3O4 बना रहा है, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बना रहा है, तो उस जगह पर अगर हम हीटअप करेंगे तब भी हमें ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होगी। इसका मतलब थर्मल हीटिंग इफेक्ट से हमें दो चीजें मिली, या तो हम क्लोरेट की बात, हम नाइट्रेट की बात कर दें, या हम परमैंगनेट की बात कर दें। इसके अलावा हीटिंग से ही हम दूसरी बात करते हैं, वो तो ऑक्साइड्स की बात कर सकते हैं। ऑक्साइड्स दो तरह के पॉसिबल हैं। एक तो आपका लो, जो सीरीज में लो पोजीशन पर होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के बाद होते हैं, या फिर ऐसे ऑक्साइड्स जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, +3 के ऊपर होता है, +4 है ना। नॉर्मली कुछ मिलते हैं और कुछ मिलने को तो +6 पे भी मिलते हैं, लेकिन दे आर वेरी रेयर।
फिर हम बात करेंगे, चलिए अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है और कहां से ये मिलता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है और ये कहां से मिलता है, इनमें से है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड is readily decomposed into water and dioxygen by catalysts such as finely divided metals and manganese oxide. Hydrogen peroxide is readily decomposed into water and oxygen by catalysts such as finely divided manganese dioxide, and this is your 2H2O, 2H2O plus O2, है ना। तो इस सिचुएशन आप समझिए जरा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका हीटअप करता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस तरीके से आपका डेल्टा की सिचुएशन आती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आप हीटअप करोगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हीटअप करने पर आपको सिंपली ऑक्सीजन मिल जाएगी। ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। ऑन लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अभी अभी मैंने आपको समझाया था इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लीड्स टू द हाइड्रोजन एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन एट द एनोड, है ना। इंडस्ट्रियली डाइऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर by first removing carbon dioxide and water vapors, and then remaining gases are liquefied and fractionally distilled to give dinitrogen, understand the things, and dioxygen। चलिए इसके बाद हम आगे चीजों में चलते हैं तो थोड़ा सा हमें देखने को मिलेगा। डाइऑक्सीजन इज अ कलरलेस ओडरलेस गैस। इसके बारे में कुछ और कहने की जरूरत है यार, आप तो जानते हैं डाइऑक्सीजन के बिना आपकी जिंदगी अधूरी है। विच इज सफिशिएंट फॉर द वायरल सपोर्ट, है ना, जस्ट सफिशिएंट फॉर द वाइटल सपोर्ट ऑफ मराइन एंड एक्वाटिक लाइफ। हर किसी के लिए यही जरूरी है, चाहे जल में हो, चाहे थल में हो, चाहे नभ में हो, कहीं पर भी हो, आपका जिंदगी है तो वहां पर आपकी ऑक्सीजन से सपोर्ट मिलेगा। ऑक्सीजन 90 केल्विन पर लिक्विफाई हो सकती है, फ्रीजिस 55 केल्विन पर हो सकती है। और ऑक्सीजन के आइसोटोप्स 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले आइसोटोप होगा ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 16 8O16, यही आपका 99.75% होता है बेटा। 8O17 एंड दिस इज 8O18, ये आपका बहुत ही कम होता है। ये आपका अप्रोक्सीमेटली 0.24% कह लीजिए आप, और इसको आप ये कह सकते हैं आप 0.11% के तरीके कहा जा सकता है। दिस इज कैन बी एज 1 या 0.0501 आई कैन से 0.01%, इस तरीके से कहा जा सकता है। दिस कैन बी रिटन डाउन एज। इस तरह के बेटा होते हैं आपने देखिए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन सिंपल बीइंग पैरामैग्नेटिक। और एक बात और बताएं आपको कि ऑक्सीजन आपका हर सूरत में पैरामैग्नेटिक होता है। जब आपको दिखेगा कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, फिर भी ये पैरामैग्नेटिक है। फिर से आपको समझाऊंगा कि इसका, आप जैसे कि जानते हो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन ऑल फेसेस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन ऑल फेसेस, मॉलिक्यूल इन ऑल फेसेस is paramagnetic. In all phases is paramagnetic. Oxygen molecule in all phases is paramagnetic. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हर किसी फेस में पैरामैग्नेटिक होता है बेटा। इन ऑल फेसेस इट इज पैरामैग्नेटिक। ओके, सवाल उठा कि ये सर पैरामैग्नेटिक कैसे होता है। इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स 8O16, 8 इलेक्ट्रॉन मीन 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका मतलब इवन नंबर है आपका, तो अगर ये आपका 16 इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इवन नंबर प्रेजेंट है आपके, ठीक है। सवाल उठा कि जो इवन नंबर वाले होते हैं वो तो ज्यादातर डायमैग्नेटिक होते हैं।
वो डायमैग्नेटिक होते हैं, ज़्यादातर डायमैग्नेटिक होते हैं। ये कहता है आपका नॉर्मली आपकी जिसे कहते हैं वीबीटी थ्योरी। वीबीटी थ्योरी यही कहती है बेटा कि वो डायमैग्नेटिक होते हैं, हाँ, लेकिन एक्चुअली दे आर पैरामैग्नेटिक। एक्चुअली दे आर पैरामैग्नेटिक। हाउ वी कैन डिफाइन इट दे आर पैरामैग्नेटिक? लेट्स सी दैट थिंग। हम इस चीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दे आर पैरामैग्नेटिक? एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं इस ऑक्सीजन को, 16 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, इसको आप देखते ही ऑक्सीजन के हिसाब से देखें और इसे कहें कि 1s2, पहले हम एक एक चीज करके आपको बता रहे हैं, 2p4 है ना। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये आपका ऐसे 1 2 3 और ये लास्ट 4 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे वाले ऑक्सीजन का भी होगा और उसमें भी ये लास्ट में आपका 4 आ जाएगा। ये आपका 1s2, ये आपका 2s2 हो जाएगा, ये 2p4 हो जाएगा, 1s2 2p, इस तरीके से ये लास्ट हो जाएगा। अब होगा क्या? अब होगा ये कि ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करने के बाद ये आपकी, इससे ये रिप्रेजेंट होगा कि ये मॉलिक्यूल हमारा डायमैग्नेटिक है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी फेल हो जाती है यहाँ पर, इसी वजह से ये हमारी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ये फेल हुई थी। तो वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज फेल्ड ड्यू टू these reasons। इन्हीं वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी फेल हुई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज फेल्ड ड्यू टू these reasons। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन्हीं वजह से हमारी फेल हुई थी, समझ गए? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज फेल्ड ड्यू टू these reasons। इन्हीं वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी फेल हुई थी, क्योंकि वैलेंस एक्चुअली oxygen is paramagnetic because it feel magnetic moment of 2.82 Bohr magneton। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.82 बोर मैग्नेटॉन। 2.82 का बोर मैग्नेटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट इसके पास होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि बिकॉज इट फील अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, इट फील अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये कैलकुलेशन है, ये प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है। इट फील अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है बेटा। तो ये जो आपका म्यू आया है, मैग्नेटिक मोमेंट आया है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो आया है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स फील कर रही है, एंड दैट इज बेसिकली इज इक्वल टू n+2। यहां से आपकी जो म्यू की वैल्यू प्रैक्टिकली रखी गई है, उससे जो ये अप्रोक्सीमेटली आइडिया निकल के आ रहा है, ये आइडिया निकल कर आ रहा है बेटा कि कम से कम यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि इट शुड हैव 2 unpaired electron, it should have 2 unpaired electrons। लाइट बीच में जरूर जाती है एक दो बार।
It should have 2 unpaired electrons. Just a minute. Just starting the, है ना, स्टार्टिंग हो रही है बिल्कुल. पानी should have 2 unpaired electrons. इसको प्रूफ किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, और ये आप सब डिस्कस कर चुके हैं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीजन जो कि एक आपका 16 इलेक्ट्रॉन रखता है, उसमें होता है आपका बाबा. ये मैंने ट्रिक आपको बता रखी थी, केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ा रखा है. बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, है ना. ये है बॉन्डिंग एंड सिग्मा 1s, सिग्मा स्टेरिस 1s, 2s, सिग्मा स्टेरिक्स 2s, समझ गए. सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2p, बाई सिग्मा पाई स्टार 2px, पाई 2p स्टार बाई बाई एंड सिग्मा 2pz. ठीक है, फिर से शायद आपको बता दें एक बार. चलिए पूरा कर देते हैं, पहले एक बार कर देते हैं. 2 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 2. सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें सिंगल सिंगल करके भरते हैं. आपको एमओटी अच्छे से पता ही है. देखिए कितने होंगे, 8 2 10 12 14 15 16. तो इस तरीके से अगर मैं इसको और रिप्रेजेंट करूं तो सिग्मा 1s ऐसे करते हैं, सिग्मा स्टेरिक्स 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, सिग्मा 2pz पहले रख लो, सिग्मा 2pz पहले रख लो. उसके बाद पाई 2px. ये सब इतना मुश्किल, थोड़ा सा टफ होता है ना याद करना, तो इसकी ट्रिक मैंने इसलिए बता दिया आपको. पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2p बाई सिग्मा स्टार 2pz, है ना. तो इस तरीके से ये आपका पूरा एलिबरेशन हो जाएगा. ठीक है बेटा. अभी देखिए आपका यहाँ से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जो आप निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 6 8 10 एंड माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 5 एंड 6. Here becomes 2. बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 आ गया, जो कि हम बॉन्ड ऑर्डर आपका देखते हैं कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होते हैं. तो बॉन्ड ऑर्डर 2 इसने डिफाइन कर दिया. सबसे बड़ी बात है कि इसने पैरामैग्नेटिक नेचर को डिफाइन कर दिया कि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है. पैरामैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर. यू आर गेटिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन. तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल गए और पेड इलेक्ट्रॉन्स आपके, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिल गए 2, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रूफ हो गए. इसका मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट की बात थी वो भी यहाँ से प्रूफ हो गई. तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो गई. इसलिए एमओटी को बेस्ट माना गया और एमओटी को ही बेस्ट आखिर फाइनली मॉडर्न या मॉडर्न कैलकुलेशन या मॉडर्न थ्योरी आपकी कंसीडर की गई, जिसने अभी तक की चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है. समझ गए. तो मुझे लगता है पैरामैग्नेटिक नेचर हर सूरत रहेगा, किसी भी फेस में रहेगा, फिर चाहे ऑक्सीजन लिक्विड हो, फिर चाहे ऑक्सीजन आपकी गैस हो, अंडरस्टैंड, चाहे ऑक्सीजन को आप फ्रीज कर लो, उस किसी भी सिचुएशन पे आपका पैरामैग्नेटिक नेचर रहेगा. एक बार फिर से बात करते हैं ऑक्सीजन की. पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का हमने डिस्कशन कर लिया. बाकी तो डाइऑक्सीजन देखो इतनी रिएक्टिव होती है कि वो किसी के साथ रिएक्ट कर लेती है, लेकिन इतनी रिएक्टिव होती है कि वो किसी के भी साथ रिएक्ट कर सकती है.
लेकिन ऐसा एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर अगर डाइऑक्सीजन की बात की जाए तो डाइऑक्सीजन नॉर्मली वैसे तो देखो यार, मेटल नॉन मेटल सबके साथ रिएक्ट करती है, सबको जानते हो आप। मेटल के साथ ही ऑक्साइड बनाएगी, नॉन मेटल के साथ भी ऑक्साइड बनाती है। नॉन मेटल के साथ जो ऑक्साइड बनते हैं वो मेटेलिक एसिडिक होते हैं, और जो मेटल के साथ ऑक्साइड बनते हैं ज़्यादातर वो आयनिक होते हैं और बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें ही हैं जिनके साथ ही कुछ नहीं बना पाता, और वो ऑब्वियसली इनर्ट एलिमेंट्स हैं, नोवल एलिमेंट्स हैं, या कुछ नोवल गैसेस हैं जिनके साथ ये नहीं बना पाता। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ के साथ तो बना ही लेता है ना। जैसे HCO2 F2 ऐसी चीज़ें बनती हैं, तो ऑक्सीजन जीनोन के साथ मिलकर, फ्लोरीन के साथ मिलकर बना लेता है। तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं पर भी नहीं बना पाता, जीनोन जरूर कुछ बना लेता है, कुछ नोवल गैसेस के साथ नहीं बन पाता। बाकी सबके लिए तो बहुत ही ज्यादा इसकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि इसकी रिएक्शन का मतलब ही है हीट का निकलना। हीट का निकलना ही इसकी रिएक्शन का मतलब होता है। इसकी रिएक्शन का मतलब ही हीट का निकलना है बेटा। बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी आपकी 493.4 किलो जूल है। बहुत जबरदस्त बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, इतनी ज्यादा बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी है कि भाई नॉर्मल बात नहीं होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो हीटिंग है, हीटिंग रिक्वायर्ड टू बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इज डबल बॉन्ड इज हाई 493, हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल है। 493.4 किलो जूल पर मोल। एनसीईआरटी में दिया हुआ पॉइंट आपको बिल्कुल कंफर्म मानना पड़ेगा, बाकी तो कहीं कहीं पर ये 496 भी दिया है। खैर उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 493 या 496 से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ डाइऑक्सीजन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स के साथ देखिए सबके सभी आपके बेसिक ऑक्साइड्स, सबके सब आयनिक, ये देख रहे हैं आप। लेकिन ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ ही आपका एसिडिक हो जाएगा, नॉन मेटल के साथ एसिडिक हो जाएगा, मेटल के साथ, और ये नॉन मेटल के साथ आपका ये ऑक्साइड आपका एसिडिक होगा। ज्यादातर आप देख रहे हो कि ये जो आपके मेटल है, मेटल के साथ ऑक्साइड बेसिक बनेंगे, और आपका नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड एसिडिक बनेंगे। कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जिनको हम ऑक्सीजन के साथ कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज करते हैं। कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली सम कंपाउंड्स आर कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज 2SO2 + O2। इस सिचुएशन पर हम वेनेडियम V2O5 बेटा, बहुत जबरदस्त, ये आपका हाईली कन्वर्टेबल और बहुत ही जबरदस्त सुटेबल रिएजेंट है, जिसको हम समझा सकते हैं और समझ सकते हैं बेटा। सुटेबल रिएजेंट है। HCl CuCl2 की जरूरत पड़ेगी उसे, HCl में CuCl2 की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से ये चीजें आपकी बहुत ही हो जाती हैं। डाइऑक्सीजन को अभी तक आप स्टडी कर रहे थे। Normal, in addition to this importance in normal respiration and combustion process, oxygen is used in oxyacetylene binding. सबसे पहली बात, अब इसके यूजेस पे हम आ गए। यूज अब ये सब तो आप सब जानते हैं कि रेस्पिरेशन में काम है इसका, या कंबस्शन में काम है। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीएसिटिलीन बेल्डिंग में भी, ऑक्सीजन एसिटिलीन और ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीएसिटिलीन बेल्डिंग को अंजाम देती है। एसिटिलीन तो ये बहुत ज़्यादा गैस वेल्डिंग, जिसको हम गैस वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। अरे बिना ऑक्सीजन के तो एसिटिलीन थोड़ी ना कंबस्शन का वो ले लेगी और हीट जनरेट कर देगी। तो बिना ऑक्सीजन के तो ऐसी आग और ऐसी भयंकर आग तो निकल ही नहीं सकती, है ना। दुनिया भर की आप कहीं भी आग लगती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? आप क्या करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स को फूकते हो, आप दूसरे स्ट्रैंड को डालते हो कि ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में कम से कम आए। जितनी ऑक्सीजन ज्यादा कॉन्टैक्ट में आ गई तो समझ लेना उतना ही ज्यादा दिक्कत है, आग भयंकर लगेगी। और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज आप जानते ही हो, अभी कोरोना में इससे ज्यादा और क्या यूज होगा। सबसे बड़ी तो महामारी ऑक्सीजन सिलेंडर बन गई थी। कोरोना से बड़ी महामारी ऑक्सीजन सिलेंडर बन गई थी, है ना। हाई एटीट्यूड फ्लाइंग एंड एडेड मॉनिटरिंग द कंबशन ऑफ द फ्यूल्स। अब कंबशन ऑफ द फ्यूल्स में तो हर जगह काम आता ही है। इसको तो कुछ भी कहना मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। मतलब जस्ट आप यू कांट इमेजिन कि कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। और ऑक्सीजन का यूज़ भी आप जानते हो अच्छे से, कहीं भी आप जाओगे तो ऑक्सीजन लेकर ही जाओगे। पहाड़ों पर चढ़ रहे हो तो पहाड़ों पर आप जानते हो चढ़ने में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है। ऑक्सीजन लेवल एल्टीट्यूड के साथ आपका घट जाता है। हाइट पे जैसे ही आप जाते हो ऑक्सीजन लेवल आपका घटने लगता है। उस सिचुएशन में हमें ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ती है और हम छोटे छोटे सिलेंडर लेकर जाते हैं।
चलिए, हमने अभी तक बात की बेटा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात की ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यूज समझा, ऑक्सीजन की प्रिपरेशन समझी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी समझी, बेसिक ऑक्साइड के मेटल्स के साथ रिएक्शन समझा, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन समझा, किन मेटल्स के साथ नहीं करेगा वो भी समझा। अब हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर ऑक्साइड की। सल्फर ऑक्साइड में कई तरह की चीजें होती हैं। नॉर्मली सल्फर ऑक्साइड को हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। सल्फर ऑक्साइड जो कि बेसिकली, जैसे कि आप जानते हो सिंपल ऑक्साइड या सिंपल ऑक्साइड की मैं बात करूं, सिंपल ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो उनमें से सल्फर ऑक्साइड एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। सिंपल ऑक्साइड्स में अगर हम बात करें कि मेटल के साथ अगर कोई रिएक्ट कर रहा है तो मेटल के साथ क्या बनेगा और नॉन मेटल के साथ क्या बनेगा। भाई सिंपल ऑक्साइड के साथ बन सकते हैं तो मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ। देखते हैं कि किसके साथ क्या बन रहा है, मेटल के साथ क्या बन रहा है और नॉन मेटल के साथ क्या बन रहा है। ऑक्सीजन ऑक्साइड आपके सिंपल हो सकते हैं, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड या Al2O3 इस तरह का हो सकता है, या मिक्स्ड ऑक्साइड हो सकते हैं। दो चीज़ों को मिक्स करके Pb3O4 Fe3O4, दो चीज़ों को मिक्स करके क्या मतलब Fe3O4 का मतलब क्या है। सिंपल ऑक्साइड देखो Fe3O4 बेसिकली मिक्स्ड ऑक्साइड है, क्योंकि ये ऑक्साइड है दो चीज़ों का मिलने का। ये मिक्स ऑक्साइड है बेटा। सिंपल ऑक्साइड में तो आप जानते ही हो एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। एसिडिक ऑक्साइड भी जानते हो, बेसिक ऑक्साइड भी जानते हो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड जो मेटल के ऑक्साइड थे वो सब के सब आपके बेसिक थे। नॉन मेटल के थे वो सब के सब आपके एसिडिक थे। और एम्फोटेरिक में अगर मैं देखूं CO है आपका, और आपका N2O है, NO है, ये सब के सब आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। They all are amphoteric oxide. ये सब के सब बेटा amphoteric oxides हैं। With water to give an acid is termed as acidic oxide. SO2 Cl2 7CO2 for example SO2 combined with water। और फिर इस तरीके से हम SO2 के साथ अगर बात करें, देखो एक तो हमने समझ लिया कि मिक्स ऑक्साइड और सिंपल ऑक्साइड क्या है। मिक्स ऑक्साइड और सिंपल ऑक्साइड समझने के बाद हम बात कर सकते हैं कि अगर कोई ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और अगर वो एसिड बना रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो एसिडिक ऑक्साइड है ना। और अगर वो बना रहा है तो समझ जाओ कि वो बेसिक ऑक्साइड है। पहली पहली सबसे बड़ी पहचान तो यही होती है कि अगर कोई भी ऑक्साइड आपका किसके साथ रिएक्ट करता है, तो आप देखते हो कि नॉन मेटल के साथ जो भी होते हैं वो एसिडिक होते हैं। लेकिन अच्छा, कुछ ऐसा भी नहीं है, हर जगह एक्सेप्शन है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन भी तो नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी तो नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी तो नॉन मेटल है। ये लोग आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ना ही बेसिक है ना ही एसिडिक है। दूसरी तरफ वहीं पर हमने एक बात कह दी कि मेटल जो होते हैं वो सबके सब बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक करेक्टर होते हैं, और वो मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं, मतलब उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +4 +6 +7 तक होगी। जैसे ये वाले हैं, जैसे आप Mn2O7 की बात कर लो, जैसे CrO3 की बात कर लो, जैसे V2O5 की बात कर लो। देखो इन सब में आपका क्या है, इन सब में आपका PbO2 की बात कर लो, इन सब में आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी Mn2 की बात करें अगर तो Mn2O7 में Mn का कितना है +7, V2O5 में V का कितना है +5, CrO3 में Cr का कितना है +6। तो ये वो सब है जिनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के होते हैं दे फॉर्म बेसिकली एसिडिक करेक्टर, उनमें एसिडिक करेक्टर होता है। ये आपका एसिडिक करेक्टर होता है उनमें। द ऑक्साइड विच गिव अ बेस विद वाटर आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड, और जो बेस के साथ कंबाइन करते हैं वो बेसिक ऑक्साइड कहलाते हैं। विद कंबाइन विद बेस कॉल्ड एज बेसिक ऑक्साइड। A base, this is COH का whole twice, COH का whole twice, Mn2O7. Understand?
एक एक पॉइंट का हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, डिस्कशन करते एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। सम मेटालिक ऑक्साइड एग्जिबिट अ ड्यूअल बिहेवियर, दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड दोनों का ही बिहेवियर बेटा वो शो करेंगे, और दे शो एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। सच ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एज दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर्स। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों ही शो करते हैं, कुछ मेटल्स भी ऐसे होते हैं। Such oxides are known as amphoteric oxides and they react with acid as well as